हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक केस को लेकर के। और एक 26 ईयर ओल्ड लेडी जो होती है वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है और आकर के वो अपनी कंप्लेंट डॉक्टर को बताती है। तो 3 लक्षण बताती है आकर के। एक तो बताती है कि उसको पिछले 2 घंटों से घबराहट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा घबराहट उसको महसूस हो रही है। साथ में उसको चेस्ट में, छाती में जो है एक प्रेशर सा, दबाव सा महसूस हो रहा है अंदर से। और उसके साथ साथ उसको शरीर के अंदर काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही है। तो डॉक्टर जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उससे पूछते हैं कि आपको सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई पसीना तो नहीं आया, या आपको पैरों में कोई सूजन तो नहीं है, या आपको कोई उल्टी नोजिया जैसा महसूस हुआ हो। तो लेडी जो है मना कर देती है इन सब चीज़ों से। इससे पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी उनको। इसके साथ साथ डॉक्टर कुछ और हिस्ट्री लेते हैं कि जैसे पूछते हैं प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है, या आपने किसी दवाई का भी सेवन तो नहीं किया है, कोई मेडिकेशन तो नहीं ली इस तरह की, किसी भी तरह की। तो वो लेडी जो है मना कर देती है। पहले हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू होती है। तो एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो है पहले स्किन का कलर देख लेते हैं। वो अनुभव हो जाता है डॉक्टर्स को अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ। तो स्किन देखते हैं डॉक्टर, वहीं से उनको आइडिया लग जाता है किसी प्रकार की कोई डिहाइड्रेशन नहीं है। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से घबराहट और इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। और डिहाइड्रेशन का कारण मैं आपको बता दूं कि डिहाइड्रेशन के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है लूज मोशन, और वोमिटिंग भी इसका कारण होता है डिहाइड्रेशन का। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं वो वाइटल्स साइन चेक कराते हैं। वाइटल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो जो वाइटल साइंस हैं उनमें रोगी का टेम्परेचर चेक किया जाता है जो कि 97.4 आता है। बीपी चेक किया जाता है, बीपी 120/70 आता है। रोगी की पल्स रेट चेक की जाती है जो कि 142 आती है पर मिनट। तो हार्ट रेट जो था, डॉक्टर को अनुमान लग जाता है वहीं से कि हार्ट रेट ज़्यादा है। इसके साथ साथ रोगी की रेस्पिरेशन रेट, सांस की गति 1 मिनट में कितनी है वो चेक की जाती है। तो सांस की गति रोगी की 20 होती है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सैचुरेशन। ऑक्सीजन की सैचुरेशन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग अब जान चुके होंगे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। और ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है उसको मेजर कर देते हैं। ये नॉन इन्वेसिव डिवाइसेस होती हैं, हमारे हाथ पर लगा दी जाती हैं और विद इन सेकेंड्स जो है रिजल्ट दे देती हैं। तो रोगी की सैचुरेशन ऑक्सीजन की ठीक आती है, 98% आती है। तो वाइटल साइन से एक बात सामने निकल करके आती है डॉक्टर्स के रोगी का जो है दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। फिर डॉक्टर जो है रोगी की गर्दन देखते हैं, और गर्दन में डॉक्टर क्या देखते हैं, यहाँ पर एक मोटी सी नस होती है जिसको जुगुलर वेन बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जुगुलर वेन जो होती है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब रोगी आता है उसको गर्दन ऐसे करा के डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पर जो एक नस है वो मोटी सी फुली हुई नजर आती है। ठीक है, तो जुगुलर वेनस प्रेशर उससे देखने पर ही पता चल जाता है डॉक्टर को। तो वो भी नहीं बढ़ा हुआ था पेशेंट का। फिर डॉक्टर जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एग्जामिन करते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि स्टेथोस्कोप से दिल की जो धड़कन होती है, मतलब हार्ट बीट जो होती है, उसको सुना जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं। यदि कोई पैथोलॉजी चल रही होती है, कोई बीमारी चल रही होती है शरीर के अंदर, तो डॉक्टर को सुनने पर पता चलता है कि दिल की धड़कन, हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई है, जिसको डॉक्टरी भाषा में टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि टेकीकार्डिया है। साथ में पता चल जाता है कि कोई मरमर्स वगैरह नहीं है। डॉक्टर एग्जामिन कर लेते हैं। फिर आती है बारी लंग्स को चेक करने की। तो डॉक्टर जो है उनके फेफड़ों की आवाज़, लंग्स की जो आवाज़ होती है उसको सुन करके देखते हैं। उससे पता चलता है कि लंग्स के अंदर किसी प्रकार की कोई एडिशनल साउंड नहीं आ रही है, यानी कि लंग्स की जो नॉर्मल आवाज़ आनी चाहिए वही है। तो लंग्स भी क्लियर हैं, साफ़ हैं। फिर डॉक्टर जो है रोगी का एब्डोमेन चेक करते हैं। एब्डोमेन भी सॉफ्ट, नॉन टेंडर, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट डॉक्टर को नजर नहीं आती है। और किसी प्रकार का कोई न्यूरोलॉजिकल कोई डिफिसिट भी ऐसा नजर नहीं आता है डॉक्टर को। तो बारी आती है डॉक्टर की कोई टेस्ट कराने की। तो डॉक्टर सबसे पहले, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ी हुई मिली है, तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी टेस्ट कराते हैं। ईसीजी टेस्ट जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हर एक हॉस्पिटल में फैसिलिटी होती है। जैसे ही ईसीजी करा के देखी जाती है तो ईसीजी में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस प्रकार की ईसीजी रोगी की दिखाई देती है। ईसीजी में डॉक्टर्स पी वेव उनको नहीं मिलती है। पी वेव बेसिकली जो होती है, हमारा जो हार्ट होता है वो 4 उसमें चैम्बर होते हैं। तो जो एट्रियम होते हैं वो 2 होते हैं ऊपर की तरफ, और वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं। तो जो एट्रियम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब तो उससे हमें ईसीजी में पी वेव के रूप में दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो है वेंट्रिकल्स जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड था ईसीजी के अंदर, और पी वेव कहीं भी उनको विजिबल नहीं हुई। तो डॉक्टर जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और निष्कर्ष निकाला जाता है, डायग्नोज बनाया जाता है ईसीजी को देख करके, आइडियोपैथिक फेसिकुलर वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, IFVT। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रोगी को IFVT डॉक्टर जो है डिक्लेयर करते हैं ईसीजी में देख करके, यानी कि डायग्नोसिस बन जाता है वहीं पर।
तो अब यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात डिस्कस करने की सामने निकल करके आती है इस पूरे के पूरे केस को डिस्कस करने से, वो ये आती है कि घबराहट की जो बीमारी होती है वो बहुत सारे लोगों को हो सकती है, ठीक है। अब इस बीमारी का डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली देख करके बता नहीं पाए कि ये क्या बीमारी थी। डॉक्टर को उसके लिए बाकायदा सिस्टमेटिकली एक पूरा मैथडोलॉजिकल तरीके से चलना पड़ा, जिसमें उसने रोगी को एग्जामिन किया, उसके वाइटल साइन वगैरह नोट किए और उसकी ईसीजी भी की गई, है ना। उसको देखने के बाद जो है डॉक्टर को पता चला कि ये क्या बीमारी है या क्या रोगी को हुआ है जिसके कारण उसको हॉस्पिटल आना पड़ा, और 2 घंटे से घबराहट है। तो घबराहट जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से महसूस कर सकते हैं, यानी कि घबराहट को पैदा करने वाले बहुत सारे कारण हो सकते हैं। केवल और केवल ये जो बीमारी मैंने आपसे डिस्कस की है, केवल और केवल यही कारण नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों को घबराहट की बीमारी रहती है वो इस वीडियो को देख करके ये अनुमान, ये ज़बरदस्ती अपने मन में ना बैठाएं कि भाई जो है हमको तो यही बीमारी हो जाती है जब भी हमें घबराहट होती है, ठीक है। तो ये समझ लेना इस वीडियो को देख करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो मन से थोड़े से नाजुक होते हैं मन से, तो वो बहुत जल्दी जो है इस चीज़ को मान बैठते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे लक्षण जो है एक वीडियो में पता चला था किसी डॉक्टर से, तो मुझे यही बीमारी है। यह समझना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये केस जो डिस्कस किए जा रहे हैं आपसे, ये बेसिकली इसलिए किए जा रहे हैं कि आप लोगों को ये पता चले कि इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है। सपोज ये जो लेडी थी 26 साल वाली, यदि इसको ये बीमारी होती, 2 घंटे से घबराहट थी, तो वो घर पर ही रहती तो शायद वो अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं कर पाती, वो थोड़ा मिसगाइड हो जाती, समझ ना पाती उस बात को, कि उसको लगता है कि शायद घबराहट वैसे ही हो रही है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट खुद से करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से, किसी कारण से घर में कोई क्लेश हो गया या किसी प्रकार की कोई बहस हो गई किसी अपने परिवार वालों से, तो उस स्थिति में जिन लोगों को घबराहट महसूस होती है या मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से चलने से, मन के कारण जब घबराहट पैदा होती है हमारे खुद के विचारों से, तो उस स्थिति में हो सकता है कि ये स्थिति बिल्कुल ना हो। तो बहुत मतलब 80-90% जिन लोगों को घबराहट होती है उनमें ज़्यादातर चांसेज हैं, 80% लोगों को चांसेज हैं कि उनको ऐसे ही घबराहट महसूस हो रही हो जबकि कोई कारण ना हो, ईसीजी वगैरह देखी जाए तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। ये बीमारी या चीज़ें देख करके ऐसा बिल्कुल महसूस ना करें कि ये आपके ऊपर अप्लाई करती हैं। दूसरी बात ये है कि अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, जब दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिकित्सा सेवाएं जो हैं हमारे देश में बहुत ही कम है या बहुत ही नाम मात्र की हैं, हर एक लोग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो है चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है हमारे देश में, तो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, फिर कैसे कह सकते हैं आपकी चिकित्सा सेवा हमारे देश के अंदर जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो केस है, इससे एक चीज़ सामने निकल करके आती है कि हर एक व्यक्ति जो है जाकर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ईसीजी नहीं करा सकता, और बहुत सारे गांव कस्बे तो ऐसे हैं जिनमें जो सरकारी हॉस्पिटल है या फिर जो वहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके पास ईसीजी मशीन ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में एक छोटे से गाँव या कस्बे में ईसीजी करने की फैसिलिटी नहीं है, सपोज वहाँ पर 30 या 40 हज़ार की आबादी है, तो भी वहाँ पर ईसीजी मशीन मुझे लगता है ज़्यादातर जगहों पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि हम कितने पीछे हैं अभी। और जब बात करते हैं कि व्यक्ति जाकर के अपनी ईसीजी कैसे कराए, है ना, तो हर एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी इस छोटी सी बात से ही, देखिए उसकी जो बीमारी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। वो 2 घंटे में उसने, लेडी ने आकर के ट्रीटमेंट लिया, और हम आगे केस में डिस्कस करते हैं कि वो ठीक होकर के गई या नहीं गई। तो दूसरा पॉइंट ये साफ हो गया कि चिकित्सा सेवाओं की हमारे देश में बहुत कमी है, और इसके साथ साथ जो है जो चिकित्सा सेवा के उपकरण होते हैं जैसे कि ईसीजी मशीन वगैरह, इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। वो पूर्ति होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति तक ये सेवाएं पहुंचनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि फिर डॉक्टर ने उस पेशेंट को किस प्रकार से ट्रीट किया। देखिए, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को, ये जो जिस तरीके से बुक में मेंशन किया गया है उसी तरीके से ये केस जो है डिस्कस किया जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो दवाइयों का नाम बताए जा रहे हैं उन दवाइयों का किसी भी प्रकार से प्रयोग स्वयं से करने की तो सोचना भी मत, ठीक है, नहीं तो जान चली जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना डॉक्टर्स के, बिना इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डील नहीं हो सकती। एक छोटा सा क्लिनिक भी इन दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकता, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं।
तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, किसी अच्छे से हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिसिन का डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या दिया उनको। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर्स ने पेशेंट को, जिस प्रकार से टेकीकार्डिया था, सबसे पहले डॉक्टर्स ने पेशेंट को इंजेक्शन एडिनोसिन दिया। एडिनोसिन जो है उसकी खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग मेडिकल फील्ड के हैं। एडिनोसिन का जो टी हाफ होता है दैट इज वेरी शॉर्ट। टी हाफ होता है बहुत शॉर्ट होता है। तो एडिनोसिन को जब दिया जाता है पुश द बोलस फास्ट, मतलब बहुत तेज़ दिया जाता है एडिनोसिन, एकदम से प्रेस कर दिया जाता है रोगी के जो कैनुला होता है उसके अंदर। और एडिनोसिन का हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, रिदम जो है सेम रहती है और पी वेव विजिबल नहीं रहती। फिर जो है डॉक्टर्स डिल्जम देते हैं। डिल्जम भी एक इमरजेंसी दवाई है और इसका प्रयोग भी क्लिनिक्स वगैरह पर नहीं किया जाता है। तो भाई वहाँ पर इंजेक्शन डिल्जम का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि रिवर्ट हो जाती है हार्ट रेट, और कुछ समय में जो रोगी की हार्ट रेट है वो नॉर्मल साइनस रिदम में आ जाती है, यानी कि नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। परंतु फिर भी रोगी को जो है सावधानी के रूप में मॉनिटरिंग के लिए उस दिन हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है रात को, और उसके वाइटल्स वगैरह साइन चेक करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में जब छुट्टी की जाती है तो रोगी को सिंपली मेटलार जो टैबलेट होती है उस पर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मेटलार जो है मेटोप्रोलोल, इसके अंदर साल्ट होता है और ये है भी जो टेकीकार्डियाज होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये केस कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि वीडियो देख करके अपनी बीमारियों को उनसे मैच नहीं करने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमेशा हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं। अपने आप को हमेशा हेल्दी महसूस करना चाहिए। जब ऐसा लगे कि आपके शरीर को वास्तविकता में किसी डॉक्टर की ज़रूरत है या किसी सलाह की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेने में भी बिल्कुल हिचकिचाए ना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले केस में, तब तक के लिए नमस्कार।